Assalamualaikum class. The today topic is local diamagnetic shielding. जो डायामैग्नेटिक शील्डिंग है, इस शील्डिंग में डिफरेंट फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। उन फैक्टर्स को हम देखते हैं। जो उसके अंदर पहला फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफ़ेक्ट। आपको पता है कि हाइड्रोजन इज़ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और हम क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन एनएमआर की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा कार्बन है जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और उसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, तो आपको पता है कि जब एक कार्बन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी अटैच हो जाए तो फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि आप देखें कि लेट्स सपोज के हमारे पास ये इधर एक कार्बन है और इस कार्बन के साथ इस साइड के ऊपर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, जबकि जो इसकी फर्दर दूसरी साइड्स हैं, जैसे कि इसकी ये साइड, इसकी ये साइड, इसकी ये साइड, यहाँ पर इसके हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है अटैच, इधर हाइड्रोजन है अटैच। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो इधर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी बेटा जी हाइड्रोजन है, जबकि इसकी ये वाली जो साइड है इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। फ़र्ज़ करें कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो फ्लोरीन या क्लोरीन है, यहाँ पर अटैच है। अब आप क्या देखते हैं कि ये जो कार्बन सेंट्रल एटम है, इसमें ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बॉन्ड के इक्वल तो नहीं है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हाँ, अगर ऐसा होता जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें कि ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो इनके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं थी। लेकिन जब इसके साथ आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फर्दर ये वाला जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से भी ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने खींच लिया। तो ये वाले जो तीनों हाइड्रोजन हैं फिर ये अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन की तरफ और कार्बन से फ्लोरीन की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो अब हम ये देख एक फैक्टर तो हमने इसके अंदर ये देखा कि कार्बन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है उसकी नेचर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विदड्रा करता है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विदड्रा करता है तो अब देखें आप कि इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली। जब इसने इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली तो ये वाला जो हाइड्रोजन है क्या हुआ, ये डी शील्डेड हो गया। क्यों? कि ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कार्बन और कार्बन से फिर फ्लोरीन की तरफ मूव कर गई। तो इस हाइड्रोजन के जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, या यूं कहे कि जब ये फ्लोरीन नहीं था तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे वो 100% थे। हाइड्रोजन की सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो 100% थी। जब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो अब इस हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 100% नहीं, लेट्स सपोज कि अब वो 50% रह गई है, 50% इसने यहाँ पर दे दी है। अब देखें कि जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 50% रह गई है बेटा, तो अब इसके ऊपर जब आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, ठीक है,
तो ये क्या है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। जब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड ने ये देखेगा कि यहाँ पर ऑलरेडी जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है, सो इट्स मीन कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये डी शील्डेड हो गया और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर ज्यादा अप्लाई हो गया। ठीक हो गया जी। तो इसमें ये हो गया फिर हमारे पास कि इसमें ये डी शील्डेड हुआ। डी शील्डेड होने की वजह से जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से इसकी केमिकल शिफ्ट इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये डी शील्डेड हो चुका है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस फ्लोरीन की तरफ या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव कर गई है। अब देखिए कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट कम होता है, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर पहले फ्लोरीन था, अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन की बजाय कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम फ्लोरीन की बजाय यहाँ पर कहते हैं कि अब यहाँ पर फ्लोरीन नहीं बल्कि नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की वजह से नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, अब ये अपनी तरफ जो पहले अगर हमने सपोज किया था कि ये 50% अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, अब ये 50 नहीं खींचेगा। फर्ज करें अब ये 50 से कम, हम यूं कह देते हैं कि अब ये 20% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि ये लेस डी शील्डेड हुआ। लेस डी शील्डेड हुआ तो इसका मतलब है कि फिर अब इसमें जो केमिकल शिफ्ट है वो डिक्रीज कर जाएगी, पहले केमिकल शिफ्ट इसकी इंक्रीज की थी, ठीक है। तो हमारे पास हुआ क्या, हम फिर यूं कह सकते हैं कि इसमें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट कम हुआ, न्यूक्लियस और प्रोटॉन, इस हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है और इसके प्रोटॉन के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और ये प्रोटॉन शील्डेड हो जाता है, ठीक है। ये प्रोटॉन क्या हो गया, शील्डेड हो गया। ये इफेक्ट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा, ये चीजें सारी मैंने इसके आपके साथ वही डिस्कस की हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसको आपने पढ़ना है और फिर पढ़ के मुझसे डिस्कस करना है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। यहाँ पर एक टेबल है, उसने कहा जी फिगर 3.10 इलिस्ट्रेट द इफेक्ट का लोकल डायामैग्नेटिक शील्डिंग electronegativity substance on the carbon reduce the local diamagnetic shielding in vicinity of the attached proton because reduce the electron density around the proton। वही बातें जो मैंने बता चुका हूँ बेटा, वही यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं, इनको स्टडी कीजिएगा और डीपली आपने स्टडी करना है। तो आगे ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में ये है कि वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो केमिकल शिफ्ट के ऊपर कितना इफेक्ट करेगा, सिलेक्टिव टाइप ऑफ द प्रोटॉन्स के ऊपर। इस टेबल को याद नहीं करना बल्कि इसको आपने समझना है। अब देखिए कि यहाँ पर अगर ये CH3 है, अगर ये इसका एक हाइड्रोजन हटा के इसका एक अल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो इसकी ये जो वैल्यू है वो 1.2 से 1.4 हो जाएगी, जो पहले 1 से डाउन थी। सिमिलरली अगर आप इस टेबल में देखें तो ये डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं और ये डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट केमिकल शिफ्ट देते हैं, ठीक है। तो ये टेबल एक्चुअली जब हमारे पास स्पेक्ट्रा आता है, स्पेक्ट्रा सामने रख के इस टेबल के ऊपर से देख के हम फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रुप यहाँ पर अटैच है जिसकी वजह से इसका ये वाला इफेक्ट शो हो रहा है। तो इसी तरह ये टेबल 3.5 है, ये है डिपेंडेंस ऑफ द केमिकल शिफ्ट ऑफ दिस एलिमेंट ऑन द हेलोजन। हेलोजेंस के ऊपर उनकी जो डिपेंडेंस है इसको लिखा हुआ है। एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसको X कहा हुआ है यहाँ पर, ये वाला, उसमें फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये उसका एलिमेंट है और उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी नीचे लिखी हुई है और उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो इफेक्ट होगा वो भी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चार्ट जो बने हुए हैं इनको याद कोई नहीं करना, सिर्फ आपने उनको समझना है।
नेक्स्ट है जी जो उससे हमारे पास वो है जी हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है कि एज आप पढ़कर आए हुए हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 होती है, sp3 होती है, एटसेट्रा। हमारे पास ये कार्बन के साथ अगर हम देखें तो पहली यहाँ पर जो एक टाइप दी हुई है वो है बेटा जी sp3 हाइड्रोजन्स, यानी कि सैचुरेटेड कार्बन। इस sp3 हाइड्रोजन में का मतलब क्या है कि यहाँ पर यानी कि कोई अल्केन है, मीन कि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, बल्कि सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो टीएमएस के क्लोज होगी, यानी कि ये शील्डेड प्रोटॉन है। टीएमएस को हम यही कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो प्रोटॉन शील्डेड होते हैं वो टीएमएस के होते हैं। तो यहां पर जब आपके पास sp3 हाइड्रोजन हो गए तो sp3 हाइड्रोजन वो वाले हैं जिनकी पीक टीएमएस की पीक के बिल्कुल क्लोज आती है, और जितनी टीएमएस से अवे आएगी वो बताएगी कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी एग्जिस्ट करती है। एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ दिस रेंज आर द टीएमएस where 0 ppm and hydrogen attached to the carbon is highly stained as occur for example with cyclopropyl hydrogen। ठीक है, ये नीचे cyclopropyl hydrogen, most methyl group occur near 1 ppm if they are attached to the other sp3 carbon। methylene का group hydrogen attached to the sp3 appear to the greater chemical shift near 1.2 to 1.2 then methyl group hydrogen। तो एक्चुअली इस चीज में आप इसको जरा समझेंगे, ये जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो अब आपके पास टर्शरी कार्बन है, फिर आपके पास सेकेंडरी और फिर प्राइमरी और फिर उसके बाद स्टेन्ड रिंग है। अगर आप इन तीनों का कंपेयर करें तो आपके पास जो सैचुरेटेड कार्बन है उसकी मैक्सिमम टीएमएस से 2 तक वैल्यू आ सकती है, और 2 तक जो वैल्यू आएगी वो टर्शरी कार्बन होगा। ठीक है, वो sp3 होगा और टर्शरी होगा, और जो 0 के बिल्कुल क्लोज आएगी वो ये साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन के हाइड्रोजन, इसमें ये जो रिंग है ये स्टेन्ड रिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए इसके प्रोटॉन सबसे ज्यादा शील्डेड प्रोटॉन होते हैं। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन on sp3 carbon that is the attached to the heteroatom CH2 and so on are to be unsaturated carbon। These do not fill the region but have greater chemical shift। तो वही बात कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो ग्रेटर केमिकल शिफ्ट देगा, अगर अनसैचुरेशन है तो अनसैचुरेशन भी ग्रेटर केमिकल शिफ्ट ही देता है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही होती है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हो गया हमारे पास sp2 हाइड्रोजन। इन sp2 हाइड्रोजन अगर हम इस sp2 को देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप एक और चीज देखें कि s करैक्टर ज्यादा हो गया है। s करैक्टर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। p जो होता है वो पॉजिटिव करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, s जो होता है वो नेगेटिव करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पहले हमारे पास sp3 था, जब ये sp3 था तो s करैक्टर 25% था, यहाँ पर s करैक्टर 33% है। मीन के s करैक्टर ज्यादा हो गया है। s करैक्टर ज्यादा होने का मतलब ये है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो उतना ही ज्यादा डीशील्डेड होगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी इसके अंदर बात है, इसको आपने समझ लेना है। फिर सुनिए, जितना s करैक्टर ज्यादा वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही ज्यादा वो डीशील्डेड होगा, और इसके अंदर s करैक्टर 33% है। ठीक हो गया जी। In an sp2 1s carbon hydrogen bond, the carbon atom is more s character 33%, which effectively renders it more electronegative than sp3,
where is the 25% s character. Remember that s orbital hold electron clear to the nucleus, that is the p orbital. If sp2 carbon atom holds, if its electron more tightly, there is less shielding for the hydrogen nucleus. Then in sp3 one s bond. Thus vinyl hydrogen have greater chemical shift, और विनाइल की जो chemical shift है वो 5 to 6 आती है, इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं. The aliphatic hydrogen on sp3 कार्बन, जो एलिफेटिक है उसकी जो पीक है वो 1 to 4 होती है. aromatic hydrogen appear at range further downfield 7 to 8 ppm, उसमें भी अनसैचुरेशन होती है, sp2 होती है, लेकिन उसमें उसके साथ साथ रेजोनेंस भी होती है, और रेजोनेंस होने की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, यानी कि प्रोटॉन बहुत ज़्यादा डीशील्डेड हो जाती हैं और वो 7 से 8 में एग्जिस्ट करते हैं. द डाउनफील्ड पोजीशन ऑफ द विनाइल एंड aromatic resonance however greater than one expected based on this hybridization difference. Another effect called anisotropy is responsible for the large part of the shift. Aldehyde proton also sp2 appear even further downfield. जो aldehyde के हैं वो 9 to 10, ये ऊपर एक स्केच गुजरा है उसमें भी लिखा हुआ है कहीं पर वो एग्जिस्ट करते हैं. और जो aldehyde proton like aromatic alkene proton exhibit the anomalous large chemical shift to the anisotropy. तो मैं आपको वो टेबल दिखाऊं, इस टेबल में भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये आप देखें, अगर आप इसको देखें तो फिगर ये 3.20, ये 7 to 8, ये बेंजीन है, ये एल्डिहाइड है, उसके बाद ये एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है, तो ये डिफरेंट रेंजेस इसकी यहाँ पर भी मेंशन है, लिखी हुई है. नेक्स्ट है जी sp हाइड्रोजन. Acetylenic hydrogen is appear anomalously at 2 to 3 ppm owning the anisotropy. On the basis of the hybridization alone, as already discussed, one would expect the acetylenic proton to have the chemical shift greater than that of the vinyl proton, as sp carbon should behave as if there is a more electronegative than sp2. This is the opposite what is the actually observed. ठीक हो गया, तो यानी कि ये उसकी जो केमिकल शिफ्ट है उससे भी ज़्यादा होगी. इसमें आप उसमें डबल बॉन्ड और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है वो उससे भी ज़्यादा रेंज के अंदर एग्जिस्ट करेगा. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है एसिडिक एंड एक्सचेंजेबल प्रोटॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि उसके अंदर जो टाटोमरिज्म होती है उसका इफेक्ट और उसमें केमिकल शिफ्ट कैसे होती है. नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक होगा. अस्सलाम वालेकुम.